हेलो स्टूडेंट, वेलकम एट सिल्वर इंस्टीट्यूट। मैं अभी के सेशन में आपको एक मजेदार कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूं। वो है मैकेनिज्म यूज्ड फॉर द इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिज्म यूज्ड फॉर द मेजरमेंट। देखिए, जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो कोई ना कोई तो मैकेनिज्म यूज करते ही होंगे मेजरमेंट करने के लिए। चाहे वो वोल्ट मीटर हो, चाहे वो अमीटर हो, चाहे वो वाट मीटर हो, एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट हो, पीएमसी इंस्ट्रूमेंट हो, इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर, वाट मीटर हो, वाट एवर द इंस्ट्रूमेंट, कोई ना कोई तो मैकेनिज्म यूज वो करते ही होंगे। तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं वो तीन मैकेनिज्म ही आपके यूज करते हैं। उस तीन मैकेनिज्म में से जो पहला मैकेनिज्म होता है वो होता है डिफ्लेक्शन टॉर्क मैकेनिज्म। जो पहला होता है वो होता है डिफ्लेक्शन टॉर्क मैकेनिज्म। ये वो मैकेनिज्म है ये वो मैकेनिज्म है जिससे जब हम कोई भी मेजरांड देते हैं, मेजरांड उसे कहते हैं जिसका कि हम मेजरमेंट करने जा रहे हैं। तो अगर हम मेजरांड देते हैं और ये आपका पॉइंटर इस जगह पे स्टेशनरी पोजीशन पे था, सो जैसे ही हम मेजरांड देते हैं, इस मेजरांड की वजह से डिफ्लेक्शन टॉर्क प्रोड्यूस होता है और यही डिफ्लेक्शन टॉर्क रिस्पॉन्सिबल हो जाता है इस पॉइंटर को मूव कराने के लिए। सो इसको हम लोग कहते हैं टीडी। दिस इज द फर्स्ट मैकेनिज्म फॉर एवरी मेजरमेंट। किसी भी मैकेनिज्म के लिए ये पहला मैकेनिज्म तो होना ही चाहिए, डिफ्लेक्शन टॉर्क मैकेनिज्म, जिसे कहते हैं टीडी। और ये जो मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट में ये जो टीडी होता है ये प्रोपोर्शनल होता है आई के। एग्जाम्पल के तौर पे यदि मैं आपको पीएमएमसी की बात करूं, यदि मैं पीएमसी की बात करूं तो जो डिफ्लेक्शन टॉर्क होता है वो होता है BINA। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड डिफ्लेक्शन टॉर्क मैकेनिज्म। जो दूसरा मैकेनिज्म होता है उस दूसरे मैकेनिज्म को हम लोग कहते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क मैकेनिज्म। कंट्रोलिंग टॉर्क मैकेनिज्म। देखिए, पॉइंटर यहां से तो यहां डिफ्लेक्ट तो हुआ ही, लेकिन अगर ये 2 एम्पियर अगर हम दे रहे हैं, सो ये अगर 0 एम्पियर है, ये 1 एम्पियर है और ये 2 एम्पियर है, तो इस पॉइंटर को इस जगह पे जाके एक अच्छे बालक के जैसा उसको रुक तो जाना चाहिए। तो आखिर वो 2 एम्पियर पे जाके स्टॉप कैसे होगा? कोई तो होगा जो इसको 2 एम्पियर पे जाके रुकेगा, क्योंकि एक तरफ से तो इधर इसको लग रहा था टीडी जो इसको डिफ्लेक्ट करवा रहा था, लेकिन अगर इस तरफ से कोई तो होगा जो कि इसको कंट्रोल करके इस पोजीशन पे रोकेगा, और इसी पोजीशन को हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। और इस इक्विलिब्रियम पोजीशन तभी अचीव होता है जब हमारा टीसी बराबर हो जाता है टीडी के। क्लियर? तो इस पोजीशन पे टीसी और टीडी बराबर हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि पॉइंटर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ चुका है और वो स्टॉप हो गया है और एक परफेक्ट रीडिंग दे रहा है मुझे। ये बात क्लियर हो चुकी होगी। अब ये जो कंट्रोलिंग टॉर्क मैकेनिज्म है, ये कंट्रोलिंग टॉर्क मैकेनिज्म भी स्पेशल में 2 टाइप का होता है। एक स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म होता है और दूसरा ग्रेविटी कंट्रोल मैकेनिज्म होता है। 95% इंस्ट्रूमेंट में आपके कंट्रोल मैकेनिज्म जो होते हैं वो स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म ही होते हैं, जिसमें स्प्रिंग का इस्तेमाल किया जाता है। और उस केस में अगर वो स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म है तो उस केस में जो टीसी होता है, ये टीसी हमेशा के थीटा के बराबर होता है। के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है। और थीटा क्या है? ये थीटा है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। सो उम्मीद करता हूं कि ये कंसेप्ट आपको बड़े मजे से समझ में आ रहा होगा। ये के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है। और स्प्रिंग बनाने के लिए हम लोग सब किसी मटेरियल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, स्पेशल मटेरियल है मैंगनीज, हम लोग उसका ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो ये था डिफ्लेक्शन टॉर्क मैकेनिज्म, दूसरा था कंट्रोलिंग टॉर्क मैकेनिज्म। और कंट्रोलिंग में ही एक दूसरा मैकेनिज्म होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी कंट्रोल मैकेनिज्म। अब जो ग्रेविटी कंट्रोल मैकेनिज्म है ये जनरली कुछ ही इंस्ट्रूमेंट में इस्तेमाल होता है, और वो वैसे इंस्ट्रूमेंट में इस्तेमाल होता है जो वर्टिकली माउंटेड होते हैं, जो दीवार पे खड़े होते हैं या वर्टिकली स्टैंडिंग मोड में होते हैं। उस केस में जो टीसी होता है, ये टीसी होता है MGL sin थीटा।
तो दोनों का टीसी अलग अलग होता है। एक में टीसी प्रोपोर्शनल थीटा के होता है, तो एक में टीसी प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा के। इतने कंसेप्ट में ही आपके कई सारे क्वेश्चंस बन चुके रहेंगे। अब हम बात करते हैं तीसरा। तीसरा जो होता है वो हमारा कहलाता है डैम्पिंग टॉर्क मैकेनिज्म। ठीक है, जो तीसरा कहलाता है वो है डैम्पिंग टॉर्क मैकेनिज्म। अब जैसे ही पॉइंटर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आता है ना, तो कभी कभी आप देखते होंगे कि जो पॉइंटर है वो ऐसे 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 डिफ्लेक्ट होना, डैम्पिंग करना शुरू हो जाता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं ऑक्सीलेशन करना शुरू हो गया। तो अपने मीन पोजीशन के अराउंड ये ऑक्सीलेट कर रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि इसके ऑक्सीलेशन को हम लोग स्टॉप करें, रोक दें। तो इसके ऑक्सीलेशन को स्टॉप करने के लिए ही, इसके डैम्पिंग को आउट करने के लिए ही हम लोग डैम्पिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। अब डैम्पिंग मैकेनिज्म भी हमारे तीन टाइप के होते हैं। डैम्पिंग मैकेनिज्म भी हमारे तीन टाइप के होते हैं। एक जो हमारा होता है वो कहलाता है ईडी करंट डैम्पिंग, जो दूसरा होता है वो कहलाता है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, और जो तीसरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। सो ईडी करंट डैम्पिंग, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग और फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, ये तीन डैम्पिंग मैकेनिज्म है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं ऑक्सीलेशन को रोकने के लिए। अब अगला क्वेश्चन आता है कि सर कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं। सो इस बात को मैं आपको बता दूं जरा कि जो एडी करंट डैम्पिंग मैकेनिज्म है ये हम लोग वहां पर इस्तेमाल करते हैं जहां पे इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ काफी मजबूत होता है। यदि इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ काफी मजबूत होगा, सो वहां पे हम लोग ईडी करंट डैम्पिंग का इस्तेमाल करते हैं। और इस ईडी करंट डैम्पिंग का सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है वो होता है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। यही वजह है कि इस पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट को सील्डिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसका इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इतना मजबूत होता है कि इसका जो एक्सटर्नल स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड है उसको किसी भी टाइप का लॉस क्रिएट होने ही नहीं देता है। हम लोग कह सकते हैं कि ये हिस्टेरिसिस लॉस, ईडी करंट लॉस इसमें पॉसिबल ही नहीं है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में। इसीलिए पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट एक एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में माना जाता है। जो दूसरा है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, तो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग हम लोग वहां पे इस्तेमाल करते हैं जिस किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वीक होता है। जब इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अगर वीक होगा तो वह इंस्ट्रूमेंट का रीडिंग अफेक्टेड हो जाता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से। और यही वजह है कि वो सारे इंस्ट्रूमेंट जिसमें हम लोग एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं उसको हम लोग सील्ड पैक करते हैं, ताकि एक्सट्रे मैग्नेटिक फील्ड इसको अफेक्ट ना कर सके और इसके रीडिंग को चेंज ना कर सके। और इसका सबसे दो बेस्ट एग्जांपल है, एक है हमारा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में कहीं ना कहीं ये एक्सट्रे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही उसमें एरर का चांसेस बहुत ही ज्यादा आ जाता है। तीसरा है फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। देखिए फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग तो खैर मैग्नेटिक फील्ड वाले कंसेप्ट से बिल्कुल अलग है। जब कभी भी हमें हाई वोल्टेज मेजरमेंट करना होता है उस केस में हम लोग ये पीएमएमसी, एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर के इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उस केस में जो हम इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं वो कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका इस्तेमाल होता है हाई वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए। और जब भी हाई वोल्टेज मेजरमेंट करना होता है तो हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। तो दो बात बोलिए, तीन बात बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज तब करते हैं जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप इंस्ट्रूमेंट तब यूज करते हैं जब हम लोग को हाई वोल्टेज मेजरमेंट करना होता है। और जब हम लोग हाई वोल्टेज मेजरमेंट करते हैं तो उस वाले इंस्ट्रूमेंट में हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। सो ये था हमारा तीन मैकेनिज्म, जिस मैकेनिज्म की हेल्प से ही एक कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपको एक परफेक्ट रीडिंग करके देता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये एक शॉर्ट सा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, आपके कंसेप्ट्स को रिकॉल किया होगा, और इतने में ही बहुत सारे क्वेश्चंस आप बड़े आसानी से बना सकते हो। मिलते हैं एक अगले क्लिप के साथ जिसमें मैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा। जय श्री राम।